हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हब पर। और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं रिलेशन के बारे में। रिलेशन को समझने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स को समझेंगे जो रिलेशन को समझने में हमारी बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं वो है रिलेशन। आज हम रिलेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, संबंध के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो रिलेशन को समझने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में समझते हैं जो रिलेशन को समझने में हमारी बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो टर्म है वो है ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं, तो देखिए ऑर्डर्ड पेयर्स ऑर्डर्ड पेयर्स तो देखिए ए पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट, या मैं बोल सकता हूं और एलिमेंट्स लिस्टेड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर is called an ordered पेयर। यानी कि एलिमेंट्स का एक ऐसा पेयर जो जिसके एलिमेंट्स स्पेसिफिक ऑर्डर में लिस्टेड हैं, तो उस पेयर को हम बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर्स। या मैं सिंपल ऐसे भी बोल सकता हूं कि अगर आपको कोई भी एलिमेंट इस फॉर्म में दिख जाए तो इसको हम ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, अगर कोई भी एलिमेंट इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो हम उसे बोलेंगे कि एक ऑर्डर्ड पेयर है। और इसमें जो ये फर्स्ट पार्ट है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। और ये जो हमारा बी है इसको हम बोलेंगे सेकेंड कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। एक बार दोबारा से सुनिए, अगर कोई भी एलिमेंट इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो उस एलिमेंट को हम ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे। और इसका जो फर्स्ट ये एलिमेंट जो यहाँ पर ए है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, और जो बी है इसको हम बोलेंगे सेकंड कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ये चीज़ ध्यान रखना कि ये जो एलिमेंट लिखा हुआ है ये एक्चुअली में एक एलिमेंट है, ये कोई सेट नहीं है। यानी जो ऑर्डर्ड पेयर होता है वो एक सेट नहीं होता है। मैं यहाँ पे एक नोट पॉइंट डालकर लिख देता हूँ, एन ऑर्डर्ड पेयर इज नॉट ए सेट। यानी जो ऑर्डर्ड पेयर होता है वो एक सेट नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है।
अब अगला मैं ये चीज़ देखता हूँ कि दो ऑर्डर्ड पेयर अगर मैं गिवन है तो वो दोनों ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होंगे। तो देखिए अगला टॉपिक है इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। मान लीजिए कि मेरे पास ये एक ऑर्डर्ड पेयर है और मेरे पास एक और ऑर्डर्ड पेयर है कुछ ऐसा। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं तो ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर तभी इक्वल हो सकते हैं जब इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट बराबर हों और सेकंड कंपोनेंट भी एक दूसरे के बराबर हों। यानी कि ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स तब इक्वल ऑर्डर्ड पेयर होंगे, ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर तब इक्वल होंगे जब A1 बराबर होगा A2 के एंड B1 बराबर होगा B2 के। तो हम बोलेंगे कि A1, B1 यानी ये वाला ऑर्डर्ड पेयर और ये वाला ऑर्डर्ड पेयर एक दूसरे के इक्वल होता है। एक बार दोबारा से सुनिए, इस फॉर्म के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी को हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। कॉमा से जो पहले वाला एलिमेंट है इसको हम फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं और कॉमा की जो बाद वाला एलिमेंट है उसको हम सेकंड कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। अब ये देखिए कि अगर हमें दो ऑर्डर्ड पेयर्स गिवन है और हमसे पूछा जाए क्या ये दोनों इक्वल हैं या नहीं, तो ये हम तभी बता सकते हैं जब इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट कंपोनेंट भी एक दूसरे के इक्वल हों और सेकंड कंपोनेंट भी एक दूसरे के इक्वल हों। जैसे आपने कार्टेशियन सिस्टम में देखा होगा, अगर मैं आपको कार्टेशियन सिस्टम में आपको बताऊं, आपने 10th क्लास में थोड़ा बहुत तो कार्टेशियन सिस्टम पढ़ा ही होगा। तो अगर मैं मान लीजिए अगर मैं ये बोल रहा हूं कि मेरे पास कोई एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट हैं 1, 2 और एक मेरे पास पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट है 2, 1, तो यहाँ पर भी तो ऑर्डर्ड पेयर्स यूज हो रहे हैं। ये क्या है, ये एक ऑर्डर्ड पेयर ही तो है। तो क्या ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स, ये दोनों जो पॉइंट्स है, क्या वो दोनों पॉइंट सेम होंगे? ये दोनों पॉइंट सेम नहीं होंगे, क्योंकि एक्चुअली में ये पॉइंट, इस पॉइंट की पोजीशन को अगर मैं दर्शाना चाहूँ XY प्लेन में, तो ज़रा ये देखिए, ये बोल रहा है कि यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो 1 है और y की वैल्यू है वो 2 है। यानी ये वाला जो पॉइंट है P पॉइंट वो कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा। अगर मैं Q पॉइंट को शो करना चाहूँ तो Q पॉइंट ये बोल रहा है कि x की जो वैल्यू है वो 2 है और y की जो वैल्यू है वो 1 है। यानी ये पॉइंट कहीं ना कहीं, अगर ये 2 है x एक्सिस पर और ये 1 है, तो ये जो Q पॉइंट है वो कहीं ना कहीं ये वाला पॉइंट है। तो आप यहाँ से ये नोटिस कर पा रहे होंगे कि अगर एलिमेंट्स का ऑर्डर बदल जाए, यानी ऑर्डर्ड पेयर में अगर एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज हो रहा है तो वो दोनों ऑर्डर्ड पेयर से सेम नहीं होंगे। वही चीज़ तो यहाँ पर लिखी हुई है कि यहाँ पर क्या हुआ है कि अगर दो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं तो वो इक्वल तभी होंगे जब उनके फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट बराबर होंगे। अगर यहाँ पर मान लो Q पॉइंट कुछ ऐसा होता, Q पॉइंट मान लीजिए कुछ ऐसा होता 1, 2, तो यहाँ पर P पॉइंट और Q पॉइंट के फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट दोनों ही सेम होते, तो मैं बोल सकता था कि ये दोनों पॉइंट सेम हैं। तो आपको कार्टेशियन सिस्टम में ये आपको थोड़ा सा व्यू मिला होगा कि दो ऑर्डर्ड पेयर्स तभी सेम होते हैं जब दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट कंपोनेंट सेम हों और दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स के सेकंड कंपोनेंट सेम हों। उसी सिचुएशन में हम बोल सकते हैं कि दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स सेम हैं। ठीक है। अब हम ऑर्डर्ड पेयर पर बेस्ड एक क्वेश्चन को करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, मान लीजिए हमारे पास ये एक ऑर्डर्ड पेयर है और एक ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास में है 4, 5 प्लस y। अगर ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर एक दूसरे के इक्वल हों और आपसे पूछा जाए कि
यहाँ पर आपको x और y की वैल्यू बतानी है। यानी कि अगर ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स एक दूसरे के इक्वल हों और आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर आप x और y की वैल्यू बताइए, तो आप इसको सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। देखिए कैसे, हमने आपको बताया था कि ऑर्डर्ड पेयर्स अगर एक दूसरे के इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि उनके फर्स्ट कंपोनेंट एक दूसरे के इक्वल होंगे और सेकंड कंपोनेंट एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो इसी को बेस मानते हुए हम यहाँ पर x और y की वैल्यू बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, अगर ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि x + 1 बराबर रहा होगा 4 के, ठीक है, और 3 बराबर रहा होगा 5 + y के। तो अब तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि मैं x और y की वैल्यू बहुत ही आसानी से निकाल सकता हूँ। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 4 - 1 = 3, यानी यहाँ पर x की वैल्यू कितनी निकल कर आई? 3। और मैं y की वैल्यू निकालूँ तो y की वैल्यू आपकी निकल कर के आएगी 3 - 5, यानी कि y की हमारी वैल्यू निकल कर के आई -2, ठीक है। तो यानी कि अगर हमें दो ऑर्डर्ड पेयर्स गिवन हों और हमसे पूछा जाए कि वो दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स कब इक्वल होंगे, तो हमने आपको बताया था वो दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स तब इक्वल होंगे जब उनके फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट एक दूसरे के बराबर होंगे। तो उसी चीज़ को बेस मानते हुए हमने ये क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर दिया है, ठीक है। अब हम समझते हैं अगले टर्म को, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन को देखिए। इफ ए एंड बी आर टू non-empty sets, then Cartesian product of A and B is denoted by A क्रॉस B। यानी कि अगर हमारे पास सेट A और सेट B दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, तो अगर हमें उन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो हम उसको सिंपल इस प्रकार डिनोट कर देंगे, एंड इट इज डिफाइंड एज। और देखिए कि A कार्टेशियन प्रोडक्ट भी किस तरीके से डिफाइन होगा। तो देखिए, अगर मैं A का B के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहा हूं तो उसको मैं सिंपल कुछ ऐसे डिनोट कर दूंगा, और ये कुछ ऐसा होगा कि A, B सच दैट A बिलोंग्स टू सेट A एंड स्मॉल b बिलोंग्स टू सेट B। यानी कि अगर आप नोटिस कर पा रहे हों तो अगर हमसे A कार्टेशियन प्रोडक्ट B निकलवाया जाए तो उसको हम ऐसे डिनोट कर देंगे। तो आप यहाँ से ये चीज़ पता कर पा रहे होंगे कि A कार्टेशियन प्रोडक्ट B एक सेट होता है। कर्ली ब्रैकेट से आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर हमने A कार्टेशियन प्रोडक्ट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर मैं A का B के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहा हूँ तो मुझे वो ऑर्डर्ड पेयर्स लेने हैं जिसका फर्स्ट एलिमेंट सेट A से बिलोंग करे और सेकेंड एलिमेंट जो कि B है वो सेट B से बिलोंग करे। एक बार ध्यान से देखिए, यहां पर अगर मैं A कार्टेशियन प्रोडक्ट B निकाल रहा हूं तो मैं ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स लूंगा जिनका फर्स्ट एलिमेंट सेट A से बिलोंग करे और सेकंड एलिमेंट सेट B से बिलोंग करे। अगर मैं A क्रॉस B निकाल रहा हूं तो फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का सेट A से बिलोंग करना चाहिए था और सेकंड एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का सेट B से बिलोंग करना चाहिए था। अगर वहीं पर अगर मुझसे कहा जाता कि B का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए A के साथ, अर्थात B क्रॉस A निकालिए, तो मैं B क्रॉस A को कुछ ऐसे लिखता कि B, A सच दैट B बिलोंग्स टू सेट B एंड A बिलोंग्स टू सेट A।
यानी कि जब मुझसे बी क्रॉस ए निकलवाया जाता तो मैं वो ऑर्डर्ड पेयर से लेता जिनका फर्स्ट एलिमेंट सेट बी से बिलोंग करता है और सेकंड एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करता है। यानी कि अगर मैं बी क्रॉस ए निकाल रहा हूँ तो मुझे ऑर्डर्ड पेयर में बी के एलिमेंट को पहले लेना पड़ेगा क्योंकि बी यहाँ पर पहले है। अगर मैं ए क्रॉस बी निकाल रहा हूँ तो ऑर्डर्ड पेयर में मुझे सेट ए के एलिमेंट को पहले लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ए पहले है। तो आई होप आप यहाँ से इसको समझ पाए होंगे अच्छे तरीके से। अब एक एग्जाम्पल देखिए, देखिए अगर मान लीजिए हमारे पास सेट ए है कोई 1 2 3 जिसमें ये एलिमेंट्स हैं और हमारे पास एक सेट बी है जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी, ठीक है। अगर हमसे पूछा जाए ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकालिए या हमसे कहा जाए कि ए क्रॉस बी निकालिए तो उसको हम सिंपल ऐसे डिनोट कर देंगे ए क्रॉस बी को, ठीक है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी को। तो हमें करना क्या है, मैंने आपको बताया है, हमें वो ऑर्डर्ड पेयर से लेने हैं जिसका फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करे और सेकंड एलिमेंट सेट बी से बिलोंग करे। कब? जब मैं ए क्रॉस बी निकाल रहा हूं तब। तो देखिए मैं जब ए क्रॉस बी निकाल रहा हूं तो मुझे कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर लेने होंगे कि जिसका फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करे और सेकंड एलिमेंट सेट बी से। यानी कि अगर मैं ए क्रॉस बी निकाल रहा हूं तो एक ऑर्डर्ड पेयर मेरा आएगा 1, ए, सही बात। फर्स्ट एलिमेंट में 1 को लूंगा, सेकंड एलिमेंट ए को, और एक ऑर्डर पेयर हो सकता है 1, बी, ठीक है। इसी प्रकार एक हो सकता है 2, ए, एक हो सकता है 2, बी, ऐसे ही एक हो सकता है 3, ए, एक हो सकता है 3, बी। यानी कि अगर मैं ए क्रॉस बी को लिखने जाऊं तो देखिए कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स इस सेट में आएंगे, इस ए क्रॉस बी के सेट में आएंगे। देखिए ए क्रॉस बी बराबर होगा 1, ए, 1, बी, 2, ए, 2, बी, 3, ए एंड 3, बी। यानी ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स हैं। तो आप यहाँ से नोटिस कर सकते हैं कि जब मैं ए क्रॉस बी निकालने के लिए गया हूँ तो इन सभी ऑर्डर्ड पेयर्स में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो मैंने सेट ए का लिया है। यहाँ पर देख लीजिए जो फर्स्ट एलिमेंट है वो मैंने सेट ए का लिया है और इन ऑर्डर्ड पेयर्स का जो सेकंड एलिमेंट है वो मैंने सेट बी से लिया है। अगर मान लीजिए मुझसे बी क्रॉस ए निकलवाया जाता तो बी क्रॉस ए कुछ ऐसा होता। मैं जब बी क्रॉस ए निकाल रहा हूँ तो मुझे ऑर्डर्ड पेयर्स में सेट बी के एलिमेंट को पहले लेना पड़ता। यानी मैं लेता a, 1, इस सेट के एलिमेंट्स को पहले लेना पड़ रहा है क्योंकि मैं बी क्रॉस ए निकाल रहा हूँ, बी पहले है इसलिए मैं सेट बी के एलिमेंट को पहले लिख रहा हूँ। यानी a, 1 दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है आपका a, 2, a, 3 एंड b, 1, b, 2 एंड b, 3। ओके। अगर मैं आपसे पूछूं क्या a क्रॉस b हमेशा बराबर होगा b क्रॉस a के, तो आप इस एग्जाम्पल से तो समझ ही पा रहे होंगे कि a क्रॉस b हमेशा बराबर नहीं होगा b क्रॉस a के। कभी कभी बराबर हो सकता है लेकिन हमेशा बराबर हो ये ज़रूरी नहीं है। आप यहाँ से नोटिस कर सकते हैं ये दोनों सेट्स हैं और दो सेट्स तब इक्वल होते हैं जब उनके एलिमेंट्स और उनके कार्डिनल नंबर सेम होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो a क्रॉस b और b क्रॉस a दोनों का कार्डिनल नंबर तो सेम है लेकिन एलिमेंट सेम नहीं है। यहाँ पर 1, a है, यहाँ पर a, 1 है और मैं आपको बता चुका हूँ ये दोनों ही एलिमेंट्स अलग अलग हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए ये एक अलग पॉइंट को शो कर रहा होगा। अगर मैं कार्टेशियन सिस्टम में जाकर देखूँ तो ये एक अलग पॉइंट को शो कर रहा होगा, ये एक अलग पॉइंट को शो कर रहा होगा। तो आप समझ पाए होंगे कि ये जो दोनों ही सेट्स हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के ये दोनों ही इक्वल नहीं हैं। तो मैं यहाँ पर एक नोट पॉइंट लिख सकता हूँ, यूजुअली a क्रॉस b डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। कभी कभी बराबर हो सकते हैं। कब बराबर होंगे? जब मान लीजिए हमारे पास एक सेट ए हो 1, 2 और एक सेट बी हो 1, 2।
यानी कि ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर तभी होगा जब दोनों ही सेट यानी ए सेट और बी सेट दोनों ही सेट इक्वल होंगे। अब देखिए यहाँ पर ए और बी सेट दोनों ही इक्वल हैं, तो जब मैं ए क्रॉस बी निकालने के लिए जाऊँगा तो देखिए क्या आएगा, ए क्रॉस बी निकालने के लिए जाऊँगा तो आएंगे यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर्स आपके 1,1 1,2 2,1 एंड 2,2। और जब मैं यहाँ पर बी क्रॉस ए निकालने के लिए जाऊँगा तो भी आप देखिए यहाँ पर कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, 1,1 1,2 2,1 एंड 2,2। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर तभी होगा जब सेट ए और सेट बी दोनों ही सेट इक्वल होंगे। ठीक है, अब आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखिए। इफ ए एक एम्प्टी सेट हो और बी इज अ एम्प्टी सेट, देन ए क्रॉस बी इज आल्सो ए एम्प्टी सेट। यानी कि अगर हमारे पास ए और बी दो सेट हैं, या तो सेट ए एम्प्टी सेट हो या सेट बी एम्प्टी सेट हो, तो जब मैं ए क्रॉस बी निकालने के लिए जाऊंगा तो वो भी एक एम्प्टी सेट ही आएगा। देखिए अगर मैं इसको एक एग्जांपल के जरिए बताऊं, मान लीजिए मेरे पास एक सेट ए है 1 2 3, तो ये तो एक एम्प्टी सेट नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर बी को एक एम्प्टी सेट ले रहा हूँ। एम्प्टी सेट यानी कि ऐसा सेट जिसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है तो उन्हें ध्यान से देख लीजिएगा, तभी आपको आगे वाले लेक्चर्स अच्छे से समझ में आएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, अब मैं जब यहाँ पे निकालने के लिए जाऊँगा तो जब मैं यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर लिखूंगा तो ऑर्डर्ड पेयर में मैं सेट ए के एलिमेंट को तो लिख दूंगा, लेकिन सेट बी का एलिमेंट क्या होगा, कुछ नहीं। तो यहाँ पर जब मैं ए क्रॉस बी करने के लिए जाऊँगा तो यहाँ पर भी वो एक एम्प्टी सेट के बराबर ही होगा। ठीक है, दूसरा नोट पॉइंट देखिए। अब आप जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखिए और उसे अच्छे से समझिएगा। इफ सेट ए हैज m elements and B has n elements, then A cross B has m into n elements। यानी कि अगर मेरे पास एक सेट ए है और एक सेट बी है, अगर सेट ए के पास m एलिमेंट्स हैं और सेट बी के पास n एलिमेंट्स हैं, तो जब मैं ए क्रॉस बी करूंगा तो ए क्रॉस बी में m इंटू एन इक्वल टू mn एलिमेंट्स होंगे। मैंने कुछ जो एग्जांपल कराए थे तो आपने वहाँ पे नोटिस किया होगा कि जब मेरे सेट में जब ए क्रॉस बी कर रहा हूँ तो वो बराबर है 6 एलिमेंट के, यानी कि ए क्रॉस बी में आपके 6 एलिमेंट हैं, क्योंकि सेट ए के पास उस एग्जांपल में 3 एलिमेंट थे और सेट बी के पास उस एग्जांपल में 2 एलिमेंट थे। तो 3 इंटू 2 इक्वल टू 6, यानी ए क्रॉस बी में आपके 6 एलिमेंट थे और वो हमने देखा भी था। अब वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये निकला कैसे, यानी पता कैसे चला कि अगर एक सेट के पास m एलिमेंट हों और एक सेट के पास n एलिमेंट हों तो ए क्रॉस बी के पास m इंटू एन एलिमेंट्स होंगे। तो इसको ध्यान से समझिएगा, ये कैसे इसके बारे में पता चला, इसका प्रूफ देखिए।
तो इसका प्रूफ मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई सेट ए था जिसके पास कितने एलिमेंट हैं, m। मान लीजिए वो एलिमेंट है आपके A1, A2, A3 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार हमारे पास टोटल am एलिमेंट्स हैं, यानी कि टोटल हमारे पास m एलिमेंट्स हैं। और मेरे पास एक सेट B है जिसके पास एलिमेंट्स थे n। मान लीजिए वो एलिमेंट्स हैं B1, B2, B3 एंड सो ऑन। हमारे पास कितने एलिमेंट हैं, n एलिमेंट्स हैं सेट B में। तो जब मैं A क्रॉस B करूँगा तो देखिए A क्रॉस B में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। तो जब मैं A क्रॉस B निकालने के लिए गया, तो जब मैं A क्रॉस B निकाल रहा हूँ तो ऑर्डर पेयर में मैं किस सेट के एलिमेंट को पहले लिखूंगा, किस सेट के एलिमेंट को पहले लिखूंगा बताइए। जब मैं A क्रॉस B निकाल रहा हूँ तो मैं सेट A के एलिमेंट को ऑर्डर पेयर में पहले लिखूंगा और सेट B के एलिमेंट को ऑर्डर पेयर में बाद में लिखूंगा, यानी कॉमा के बाद में। तो देखिए कौन कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे, A1, B1, A2, B1, A3, B1 एंड सो ऑन AM, B1। ठीक है, और कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, और एलिमेंट्स आएंगे A2, B1, A2, B1, सॉरी भाई यार, सॉरी भाई। देखो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे उनको देखिए। अब हमारे एलिमेंट आएंगे A1, B2, A2, B2, A3, B2 एंड सो ऑन। जो इस रो में जो लास्ट एलिमेंट आएगा वो आएगा आपका AM, B2। ऐसे ही जब मैं और एलिमेंट्स को लिखने के लिए जाऊंगा तो मेरे पास लास्ट वाली रो में कौन सा एलिमेंट आएगा, वो आएगा हमारा AM, वो आएगा हमारा A1, BN, A2, BN एंड A3, BN एंड सो ऑन AM, BN। यानी एक बार आप दोबारा से सुनिए, दोबारा से देखिए। इस लास्ट वाली रो को मैं ज़रा दोबारा से लिख देता हूँ। A1, BN, A2, BN एंड सो ऑन AM, BN। तो देखिए, अगर आप नोटिस नहीं कर पाए हो तो दोबारा से देखिए। हमारे पास एक सेट A था, एक सेट B था। सेट A के पास ये वाले एलिमेंट्स थे A1, A2, A3 डॉट 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 AM, यानी सेट A के पास M एलिमेंट्स थे। सेट B के पास एलिमेंट्स थे B1, B2, B3 डॉट 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 BN, यानी सेट B के पास N एलिमेंट्स थे। तो जब मैं A क्रॉस B करने के लिए गया तो देखिए कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स आए, A1, B1, A2, B2 और A3, B1, और यानी ये सारे एलिमेंट्स A क्रॉस B में आई। तो अगर आप नोटिस कर पा रहे हों तो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स की n रोज हैं। ये हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स की पहली रो, ओके, ये ऑर्डर्ड पेयर्स की दूसरी रो, और इसी प्रकार हमारे पास टोटल ऑर्डर्ड पेयर्स की n रोज हैं, nth रो। और आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि प्रत्येक रो में हमारे पास m एलिमेंट्स हैं। पहली रो में भी हमारे पास m एलिमेंट्स हैं, पहला, दूसरा, तीसरा एंड सो ऑन, और ये m एलिमेंट्स, यानी कि हमारे पास A क्रॉस B में टोटल n रोज हैं और प्रत्येक रोज में m एलिमेंट्स हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल एलिमेंट कितने हैं तो आप बोलोगे m इंटू n। ये बिल्कुल वैसे ही है कि अगर एक पेन का मूल्य 2 रुपये है तो 2 पेन का मूल्य कितना होगा, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। तो जब यहाँ पर एक रो में m एलिमेंट्स हैं और टोटल रो हमारे पास n हैं, तो इस A क्रॉस B में टोटल कितने एलिमेंट होंगे, तो A क्रॉस B में हमारे टोटल एलिमेंट होंगे
इज इक्वल टू m इंटू n। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा भाई। एक बार दोबारा से सुन लीजिए कि जब मैं a क्रॉस b निकालने के लिए गया तो मेरे ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आए। अब ये चीज़ नोटिस कीजिए कि मैं इस पहली रो है, ये दूसरी रो है, और ऐसे ही हमारे पास टोटल n रोज हैं और प्रत्येक रो में m एलिमेंट हैं। जब एक रो में m एलिमेंट हैं तो टोटल जो हमारे पास n रो हैं उनके पास कितने एलिमेंट होंगे, m इंटू n, यानी a क्रॉस b में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होंगे m इंटू n के। तो आपको शायद यहाँ से समझ में आया हो, ठीक है, आपको पता चला होगा कि क्यों a क्रॉस b में m इंटू n एलिमेंट होंगे जब सेट A के पास m एलिमेंट्स हों और सेट B के पास n एलिमेंट्स हों। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से भी बता देता हूं, देखिए मान लीजिए हमारे पास एक सेट A था, राम, श्याम, और एक सेट B है, मान लीजिए सीता एंड राधा। तो जब मैं A क्रॉस B करने जाऊंगा तो यहाँ पर कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, देखिए ज़रा। यहाँ पर एक ऑर्डर्ड पेयर आएगा राम सीता, एक ऑर्डर्ड पेयर आएगा राम राधा। यानी क्रॉस निकालने के लिए हमें क्या करना था, ए क्रॉस बी निकालने के लिए हमें सिंपल क्या करना था, ऑर्डर्ड पेयर्स में सेट ए के एलिमेंट को पहले लिखना था और सेट बी के एलिमेंट्स को बाद में। तो एक ऑर्डर्ड पेयर राम को सीता, एक ऑर्डर्ड पेयर राम को राधा, और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर आएगा अगला श्याम सीता, और अगला ऑर्डर्ड पेयर आएगा श्याम राधा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं तो आप बोल सकते हो ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। यानी ए क्रॉस बी का जो कार्डिनल नंबर है वो आपका बराबर है 4 के। तो इसको मैं सिंपल ऐसे भी तो निकाल सकता था कि सेट ए के पास 2 एलिमेंट्स है, सेट बी के पास 2 एलिमेंट्स हैं। तो जब मैं ए क्रॉस बी करने के लिए जाऊंगा तो उसमें 2 इंटू 2 4 एलिमेंट्स होंगे। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। तो जब मैं ए क्रॉस बी का कार्डिनल नंबर निकालने के लिए गया तो मेरे पास सेट ए में एलिमेंट्स थे 2, सेट बी में एलिमेंट्स थे 2, तो ए क्रॉस बी का कार्डिनल नंबर निकल के आया 4। और ये चीज़ हमने यहाँ पर भी इस एग्जाम्पल में नोटिस कर ली। तो आपको शायद ये और भी अच्छे से समझ में आया होगा कि क्यों अगर एक सेट के पास m एलिमेंट है और बी सेट के पास n एलिमेंट है तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करने पर उसमें m इंटू n एलिमेंट होंगे। अब अगला टॉपिक है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट। यानी कि अगर हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम कार्टेशियन सिस्टम में जैसे कोई पॉइंट को डिनोट करते हैं तो वो पॉइंट भी तो एक ऑर्डर पेयर ही होता है जहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू भी होती है, y की वैल्यू भी होती है। तो वैसे ही हम यहाँ पर जो हमारे ऑर्डर पेयर्स होंगे उसको भी हम कार्टेशियन सिस्टम में ही डिनोट करेंगे। तो देखिए अगर आपको कार्टेशियन सिस्टम के बारे में जानकारी ना हो तो मैं आपको बता देता हूँ। कार्टेशियन सिस्टम में क्या होता है, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वाली जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम वहाँ पर बोलते हैं एक्स एक्सिस। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम में, एक्स
एक्सिस, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस, और ये दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे अगर मुझे किसी पी पॉइंट को डिनोट करना हो, अगर मैं कार्टेशियन सिस्टम में किसी पी पॉइंट को डिनोट करना चाहता हूँ जिसके निर्देशांक, जिसके कोऑर्डिनेट हैं 1,2, तो ये वाला जो पहला यहाँ पर जो एलिमेंट है उसको हम एक्स एक्सिस पर डिनोट करते थे और ये वाले एलिमेंट को वाई एक्सिस पर डिनोट करते थे। तो मान लीजिए ये 1 है, ये हमारा 2 है, तो यहाँ पर पी पॉइंट कहाँ पर आएगा? पी पॉइंट हमको क्या करना है, पी पॉइंट को शो करने के लिए इन दोनों पॉइंट से यानी 1 से और 2 से गुजरने वाली दो परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है, और ये परपेंडिकुलर लाइन एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है वही पॉइंट है हमारा 1,2। तो ऐसे ही हम ऑर्डर्ड पेयर्स को भी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे देखिए, अगर हम ऑर्डर्ड पेयर्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इस कार्टेशियन सिस्टम में, तो उसको भी हम डिनोट कर सकते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे हम एक पॉइंट को कार्टेशियन सिस्टम में डिनोट करते हैं। जैसे मान लो अगर मेरे पास एक सेट ए है 1,2 और एक सेट बी है 3,4, तो जब मैं ए क्रॉस बी निकालूंगा तो इसमें कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे? 1,3, 1,4, 2,3 एंड 2,4, यानी इसमें ये 4 ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। जब मैं इसको कार्टेशियन सिस्टम में रिप्रेजेंट करूंगा तो देखिए क्या होगा। जब मैं इसको कार्टेशियन सिस्टम में रिप्रेजेंट करने के लिए जाऊंगा तो मुझे क्या करना है, मुझे एक्स एक्सिस पर सेट ए के एलिमेंट्स को लिखना पड़ेगा। जब मैं ए क्रॉस बी निकाल रहा हूं तो मैं एक्स एक्सिस पर सेट ए के एलिमेंट्स को लिखूंगा और वाई एक्सिस पर सेट बी के एलिमेंट को लिखूंगा। तो देखिए ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं, ये आपका ऑरिजन, ये आपका 1, ये आपका 2। अगर मैं वाई के एलिमेंट्स को लिखूं, सॉरी सेट बी के एलिमेंट को लिखूं, तो मैं उसको किस एक्सिस पर लिखूंगा? वाई एक्सिस पर। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 3,4। तो मान लो अगर ये 1 है, ये 2 है, तो ये आपका रहेगा 3, ये आपका रहेगा 4। तो जब मान लीजिए जब मैं इस वाले ऑर्डर्ड पेयर को डिनोट करने जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा? वाई एक्सिस पर इस पॉइंट से गुजरने वाली परपेंडिकुलर लाइन और एक्स एक्सिस पर इस पॉइंट से गुजरने वाली परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा। तो ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन जहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं वो 1,3 ऑर्डर्ड पेयर को शो कर रहा है। ऐसे ही 1,4 वाला कौन सा होगा? ये वाला, ये आपका जो पॉइंट है ये 1,4 ऑर्डर्ड पेयर को डिनोट कर रहा है। 2,3, 2 से गुजरती हुई परपेंडिकुलर लाइन, वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर लाइन, तो ये आपका पॉइंट है 2,3। 2,4 यानी ये वाला पॉइंट आपका 2,4। ठीक है, तो यानी हम ऑर्डर्ड पेयर्स को कार्टेशियन सिस्टम में कुछ ऐसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को मैपिंग डायग्राम के जरिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैपिंग डायग्राम का मतलब क्या है, एक चीज़ देखिए क्या है। मैपिंग डायग्राम में हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को एरोस के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास सेट ए है, मैं देख रहा क्या हूँ, मैपिंग डायग्राम, मैपिंग, इसके जरिए भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डायग्राम, तो मैपिंग डायग्राम में अगर मान लीजिए हमारे पास कोई सेट ए है 1,2 और एक सेट बी है 3,4, तो जब मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करूंगा तो इसमें कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे? 1,3, 1,4, 2,3 एंड 2,4। तो जब इसको मैं मैपिंग डायग्राम के जरिए डिनोट करूंगा तो मैं इसको कैसे डिनोट करूंगा? देखिए मैं सेट ए को एक सर्कल के अंदर सेट ए के एलिमेंट्स को लिख दूंगा और सेट बी के एलिमेंट्स को भी एक सर्कल के अंदर लिख दूंगा। यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 1 और 2। यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट हैं? 3 और 4। ये है हमारा सेट ए, ये है हमारा सेट बी। तो हमको करना क्या है? मैपिंग डायग्राम, जब मैं ए क्रॉस बी निकाल रहा हूँ तो मुझे एरो सेट ए के एलिमेंट्स से खींचना शुरू करना है और सेट बी के एलिमेंट्स पर जाकर के ख़त्म कर देना है। जैसे अगर मैं
इन ए क्रॉस बी के इन सभी ऑर्डर्ड पेयर्स को डिनोट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, जैसे मैं 1,3 को दर्शाना चाहूँ तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा, यहाँ पर ख़त्म 1,4 2,3 2,4। तो यानी कि मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को मैपिंग डायग्राम के ज़रिए भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अब हम देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। मान लीजिए हमारे पास ए बी सी ये 3 सेट्स हैं और हमें अगर इन तीनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है तो उसको हम सिंपल इस तरीके से डिनोट करेंगे। ये कुछ इस तरीके से डिफाइंड होगा कि ए कॉमा बी कॉमा सी ये जो ऑर्डर ट्रिपल्स है ये ऐसी होगी कि जो ए है वो बिलोंग करेगा सेट ए से, जो बी है वो बिलोंग करेगा सेट बी से, एंड जो स्मॉल सी है वो बिलोंग करेगा सेट सी से। इसको हम ऑर्डर ट्रिपलेट्स बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हैं, वहाँ पर 2 एलिमेंट्स थे इसलिए हम उसको ऑर्डर पेयर बोल रहे थे। तो आप इसको ज़रा देखिए, यानी अगर मैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालने के लिए जा रहा हूँ तो मुझे क्या करना है, मुझे इस फॉर्म के ऑर्डर ट्रिपलेट्स लेने हैं जहाँ पर जो पहला एलिमेंट होगा वो सेट ए से बिलोंग करेगा, जो बीच वाला एलिमेंट है वो सेट बी से बिलोंग करेगा, जो तीसरा एलिमेंट है वो सेट सी से बिलोंग करेगा। यानी इस ऑर्डर ट्रिपलेट्स में एलिमेंट्स का ऑर्डर सेम टू सेम वैसा ही होगा जैसा कि यहाँ पर इन सेट्स का है। यहाँ पर सेट ए पहले है तो सेट ए के एलिमेंट को हमने पहले लिखा है इस ट्रिपलेट्स में, सेट बी दूसरे नंबर पे है तो सेट बी के एलिमेंट को दूसरे नंबर पे लिखा है, सेट सी तीसरे नंबर पे है तो सेट सी के एलिमेंट को तीसरे नंबर पर लिखा है। एक्चुअली में ये है कुछ नहीं, हम इसको ऑर्डर्ड पेयर्स के ज़रिए भी एकदम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैं आपको एक 3 नंबर दे दूँ और मैं आपसे बोलूं कि इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कीजिए, तो आप क्या करोगे? आप सिंपल क्या करोगे, आप पहले 2 × 4 कर सकते हो, 8 आया, फिर इंटू 8 तो आपका कितना हो जाएगा 64। तो वैसे ही अगर मुझसे ए क्रॉस बी क्रॉस सी पूछा है तो मैं इसको कैसे निकालूंगा, मैं पहले ए क्रॉस बी कर लूँगा तो वहाँ से मुझे एक सेट मिलेगा, फिर ए क्रॉस बी से जो सेट मिला है उस सेट का सी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। देखिएगा एग्जाम्पल के जरिए समझिए। जैसे मान लो अगर मेरे पास एक सेट ए है 1,2, एक सेट बी है 3,4 और एक सेट सी है a, b जिसके एलिमेंट a, b हैं। अगर मुझसे पूछा जाए कि a क्रॉस b क्रॉस c निकालिए, a क्रॉस b क्रॉस c इसके बारे में पूछा जाए तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले a क्रॉस b निकाल सकता हूं, उसके बाद उसमें सेट c का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर सकता हूं। तो देखिए जब मैं a क्रॉस b निकालने के लिए जाऊंगा तो ये आपका बराबर होगा 1,3 1,4 2,3 एंड 2,4। अब मुझे तीनों सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ए क्रॉस बी में सी से कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दूंगा, यानी कि ए क्रॉस बी और सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दूंगा। तो ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट करने पर मुझे ये ऑर्डर पेयर्स मिले। और मुझे सी का करना है तो देखो मैं क्या करूंगा, मैं इसको कुछ ऐसे लिख देता हूँ 1,3 1,4 2,3 एंड 2,4। ये हमारा ए क्रॉस बी है। सी सेट क्या है, ए कॉमा बी। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो जो पहले होता है उसके एलिमेंट्स को हम पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर ए क्रॉस बी पहले है तो इसके एलिमेंट को हम पहले लिखेंगे, बाद में सेट बी सी के एलिमेंट को लिखेंगे। तो देखिए जब मैं लिखने जाऊँगा तो ये क्या हो जाएगा, सेट ए क्रॉस बी का एलिमेंट पहले, फिर ये वाला एलिमेंट सी का,
ये सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी। आप देख सकते हैं कि ए क्रॉस बी के पास कितने एलिमेंट्स थे, 4, और सी के पास कितने एलिमेंट्स थे, 2। तो जब मैं ए क्रॉस बी किया तो हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट आएंगे, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि 3 नंबर्स का या 4 नंबर्स का हम मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे हम ए क्रॉस बी क्रॉस सी या जितने भी सेट्स हों उन सभी का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। अगर हम 3 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो जो हमारा ऑर्डर पेयर आएगा, जो ऑर्डर ट्रिपलेट्स आएगा उसमें 3 एलिमेंट होंगे। अगर 4 सेट्स का कर रहे हैं तो जो ऑर्डर पेयर जैसा आता है उसमें 4 एलिमेंट होंगे। 2 सेट्स का कर रहे हैं तो ऑर्डर पेयर में 2 एलिमेंट्स होंगे। तो आपको शायद समझ में आया होगा। अगर आपको ये सभी बेसिक टर्म्स समझ में आए हों अच्छे से तो आपको रिलेशन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलेशन क्या है? तो रिलेशन का अगर हम डेली लाइफ में अगर मतलब समझें तो रिलेशन का मतलब होता है एक संबंध जिससे कोई 2 लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे एक बाप अपने बेटे से जुड़ा हुआ है, एक भाई अपनी बहन से जुड़ा हुआ है, यानी कि ऐसा जरिया जिससे 2 लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो उस जरिए को हम संबंध रिलेशन बोलते हैं। ठीक है। मैथमेटिक्स में भी अगर हम रिलेशन को समझें तो वो कुछ ऐसे ही है जैसा कि डेली लाइफ में है। मैथमेटिक्स में भी 2 एलिमेंट्स, 2 नंबर्स हो सकते हैं, 2 पीपल्स हो सकते हैं, वो भी एक दूसरे से ऐसे ही जुड़े हुए हैं जैसे कि 2 लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं। हाँ, वो बात अलग है, रिलेशन कुछ अलग तरीके से भी हो सकता है। भाई बहन का ये भी रिलेशन हो सकता है मैथमेटिक्स में। हो सकता है x² = y इस फॉर्म का कोई रिलेशन हो, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। तो समझिए रिलेशन क्या है। सबसे पहले हम आपको रिलेशन की डेफिनेशन बताते हैं कि रिलेशन की डेफिनेशन होती क्या है, फिर आपको एग्जांपल के जरिए उसको फील कराएंगे। देखिए, रिलेशन let A and B be 2 sets then a relation R from set A to set B is a subset of A क्रॉस B। यानी कि A क्रॉस B के जितने भी सबसेट्स हैं वो सभी एक रिलेशन हैं A to B। यानी अगर मेरे पास A और B 2 सेट थे तो मैं उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करूंगा, तो A क्रॉस B के जितने भी सबसेट्स होंगे वो A to B में अलग अलग डिस्टिंक्ट रिलेशंस को डिफाइन करेंगे, डिस्टिंक्ट रिलेशन को शो करेंगे। अब आपको ये डेफिनेशन समझ में तो आई नहीं होगी कि भाई क्या है इसका मतलब। तो एक एग्जांपल के जरिए मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक सेट ए है, मैं मैपिंग डायग्राम के जरिए आपको समझाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है हमारे एक सेकेंड, इसमें एलिमेंट है हमारी दशरथ, राम, लक्ष्मण, भरत एंड शत्रुघ्न। और एक सेट हमारे पास बी है जिसमें है एलिमेंट कौशल्या, केकई, सुमित्रा,
सीता, उर्मिला और श्रुतकीर्ति एंड मांडवी। तो अगर ये सेट ए है और ये सेट बी है और यहाँ पर एक रिलेशन ऐसे डिफाइन है कि हमें बताना है कि कौन किसका हस्बैंड है। तो अगर मैं इसको मैपिंग डायग्राम के जरिए समझाऊं तो मैं बोलूँगा दशरथ रिलेट करेगा कौशल्या से, कैकेयी से, सुमित्रा से क्योंकि दशरथ तीनों के हस्बैंड है, राम सीता से, लक्ष्मण उर्मिला से, भरत श्रुतकीर्ति से, शत्रुघ्न मांडवी से। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर जो रिलेशन था कि कौन किसका हस्बैंड है, तो क्या ये ए क्रॉस बी का सबसेट है कि नहीं, बताइए। तो आप नोटिस कर सकते हैं कि भाई ये ए क्रॉस बी का सबसेट है, क्योंकि जब हम ए क्रॉस बी निकालने के लिए जाएंगे तो आप देखिए उसमें कितने एलिमेंट होंगे। इस सेट में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, और इस सेट में कितने एलिमेंट है, 3 3 6 7, यानी 5 × 7 अगर मैं ए क्रॉस बी निकालूंगा तो उसमें 35 एलिमेंट्स होंगे। लेकिन इस रिलेशन में कितने एलिमेंट हैं, दशरथ कौशल्या 1, दशरथ कैकेयी 2, 3 4 5 6 7, लेकिन इस रिलेशन में केवल 7 एलिमेंट हैं। तो आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि कहीं ना कहीं इस रिलेशन, ये जो रिलेशन है वो सबसेट है ए क्रॉस बी का। यानी अगर मैं रिलेशन की डेफिनेशन आपको दोबारा से समझाना चाहूँ जो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो उसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास सेट ए और सेट बी दो सेट हैं तो ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट्स होंगे वो ए टू बी में डिस्टिंक्ट रिलेशंस को शो करेंगे। डेफिनेशन है लेट ए एंड बी बी टू सेट्स देन अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यानी जो रिलेशन आर है सेट ए टू सेट बी में वो सबसेट है ए क्रॉस बी का। तो आपको ये डेफिनेशन शायद मेरे हिसाब से समझ में आई होगी अच्छे से। अब हम एक नोट पॉइंट को देखते हैं। देखिए मान लीजिए अगर हमारे पास एक सेट ए है जिसके पास m एलिमेंट्स हैं और एक सेट बी है जिसके पास n एलिमेंट्स हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये बताइए कि ए टू बी में टोटल कितने रिलेशन होंगे, तो आप बता सकते हैं। तो देखिए हम उसको बहुत ही सिंपल तरीके से बताएंगे और वो आपको ध्यान भी रखना है। अगर मान लीजिए एक नोट पॉइंट है, इफ सेट A has m elements and set B has n elements, then total number of relations from A to B is to the power mn। तो देखिए अब हम यहाँ पर ये समझते हैं कि ये कैसे निकला है। यानी इसमें बताया गया कि अगर एक सेट के पास m एलिमेंट है, सेट B के पास n एलिमेंट्स हैं, तो A टू B में जो टोटल रिलेशन होंगे वो बराबर होंगे 2 की पावर mn के। अब देखिए इसको समझते हैं। अगर हमारे पास सेट A में m एलिमेंट है और सेट B में n एलिमेंट है, तो जब मैं A क्रॉस B करूँगा तो उसमें कितने एलिमेंट आएंगे, m × n, यानी mn एलिमेंट्स आएंगे। ये मैं आपको प्रूफ भी करा चुका हूँ, ठीक है। अब हमने आपको रिलेशन की डेफिनेशन में बताया है कि जितने भी रिलेशंस हैं वो सबसेट होते हैं ए क्रॉस बी का। यानी अगर ए टू बी हमसे रिलेशन पूछा जाए तो जितने भी रिलेशन होंगे वो सबसेट होंगे ए क्रॉस बी के। यानी कि ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट निकलेंगे वो सभी सबसेट रिलेशन होंगे। यानी नंबर ऑफ रिलेशन हमें पता चल जाएगा ए क्रॉस बी के सबसेट निकाल के। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं, ए क्रॉस बी में हमारे एलिमेंट्स हैं m × n। अब मुझे ए क्रॉस बी के सबसेट्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट्स का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 2 की पावर n, यानी वहाँ पर n क्या था, सेट के एलिमेंट। तो जब मैं ए क्रॉस बी के सबसेट निकालने के लिए जाऊँगा तो मैं क्या करूँगा, 2 की पावर एलिमेंट्स, जो सेट के एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ इस ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं, m × n, तो m × n, यानी ए क्रॉस बी के टोटल सबसेट हैं 2 की पावर mn। और हमने आपको डेफिनेशन में बताया
कि ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट होंगे वो सभी ए टू बी में अलग अलग रिलेशन को डिफाइन करेंगे। रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो यहां पर ए क्रॉस बी के टोटल एलिमेंट निकले mn और ए क्रॉस बी के टोटल सबसेट निकले 2 की पावर mn, और एक्चुअली में 2 की पावर mn क्या है? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो भाई वीडियो को शेयर ज़रूर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।